किसान भाइयों राम राम नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरुआती 60 दिन के अंदर किस स्टेज के ऊपर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खाद की कितनी ज़रूरत पड़ती है, पानी कितनी ज़रूरत है और कौन सी स्टेज पे कीट आ सकता है, जैसे मान लो पत्ता लपेट, गोब की सुंडी, या कौन सी स्टेज के ऊपर फंगस आ सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। शुरुआती 60 दिन का एक चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। आप इस वीडियो के हिसाब से अपने खेत के अंदर जाके अपने धान की फसल की स्टेज देखिए और उस स्टेज के ऊपर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ तो उन चीज़ों का प्रयोग करो। तो ये एक बढ़िया चार्ट बन जाएगा 60 दिन का। उसके बाद आप अपनी धान की फसल को अच्छे तरीके से आप लोग संभाल सकते हो। किसान भाइयों, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि हमें धान की फसल के अंदर खाद कौन कौन सी देनी चाहिए। अब मैं शुरुआती खाद के लिए बात नहीं करूंगा कि रोपाई से पहले हमें क्या क्या देना चाहिए। रोपाई के बाद जो ज़रूरत पड़ती है वो यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। 7वें दिन यानी कि रोपाई के 7वें दिन हमें यूरिया देना है। जब दूसरी जो किस्त देना है वो हमें 18 से 20 दिन के ऊपर किस्त देना है। तीसरी जो किस्त देना है वो हमें 40 से 45 यानी कि जब धान रोपाई को 40 से 45 दिन हो जाए तो वो यूरिया वो किस्त वो लास्ट है। तो उसके बाद हमें कोई भी यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि ये लगता है आपको मेरी जो ज़मीन है वो रेतीली है या मेरे ज़मीन के अंदर जो पानी है वो खारा है, तो वहाँ आप लोग जब आपका धान 50-55 दिन का हो जाए, इन किस्तों के अलावा 10 से लेकर 15 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को ज़्यादा देनी है। किस हालात के अंदर? या तो अपनी ज़मीन रेतीली है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर जो पानी उपलब्ध है वो खारा है, या हमारी ज़मीन के अंदर सोरा है। तो इन परिस्थितियों के अंदर आपको 10 से लेकर 15 किलो जो यूरिया है वो आपको ज़्यादा देनी है। और वो कब देनी है? वो जब अपनी धान की फसल 50 से 55 दिन की हो जाए, उस टाइम अपने को वो लास्ट किस्त के रूप में देना है। नहीं तो सब कुछ सही है, पानी सही है, ज़मीन सही है, हमने सही टाइम पे लगाया है, तो हमें जो 3 किस्तें हैं वो 7वें दिन 18 से 20 दिन धान रोपाई के और धान रोपाई के 40 से 45 दिन के बाद हमें ये लास्ट यूरिया के रूप में हमें देना है। अब दूसरी बात आती है कि इसी के अंदर मैं बात करूंगा जिंक 7वें दिन के ऊपर, कि जब धान के अंदर 7वें दिन के ऊपर जब हम लोग यूरिया दे रहे हैं तो उस टाइम आप लोग 21%, 33% या जिंक ऑक्साइड 39.5% वो आप लोग दे सकते हो। तो ये आगे बात कि हम लोग यूरिया और जिंक का इस समय पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बात की पानी की बात आती है कि पानी कब तक देना चाहिए, कितना देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शुरुआती 50-55 दिन तक अपने को जो पानी है थोड़ा थोड़ा सुखा के रखना है। 10 दिन तक हमने पानी फुल रख लिया, बाद में जब धान अपना 14-15 दिन का हो गया तब एक बार सुखा लो। जब अपना धान 26, 27, 28 दिन का हो गया तब एक बार अपना पानी सुखा लो। जब अपना धान अपने को लगता है कि 36, 37 दिन के आसपास का है तब अपने खेत के अंदर पानी सुखा लो। यानी कि दूसरी किस्त देने से पहले 2-3 दिन पहले तब पानी सुखा लो। जब धान 27-28 दिन का है तब एक बार पानी सुखा लो अपने खेत के अंदर। और जब तीसरी किस्त हम लोग 40-45 दिन पे दे रहे हैं उस टाइम अपने को क्या करना है कि 4-5 दिन पहले एक बार अपने धान के खेत में जो पानी खड़ा है उसको एक बार सुखा लो। तो इससे क्या होगा कि जड़ अच्छी चलेगी, फुटान ठीक रहेगा, पौधा आपका पीला नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन ब्लॉक नहीं होगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ऑक्सीजन पौधों की जड़ तक नहीं पहुंच पाती पानी ज़्यादा खड़े रहने की वजह से, जिससे क्या होता है कि पौधे के अंदर पीलापन भी आ जाता है और जड़ें भी काली होनी शुरू हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का एक साथ में ही अपना इलाज हो जाता है। दूसरी बात किसान भाइयों, एक बात अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि धान की फसल के अंदर जो शुरुआती 50-60 दिन तक पानी हमें सुखा के रखना चाहिए, लेकिन जब धान अपना निसारे के ऊपर आ रहा है कि हम ये कह दें कि धान की गोब भरनी शुरू हो गई है, तो उस टाइम से लेके और लास्ट तक जब धान अपना पकाव की तरफ आता है उस टाइम तक अपने को अपने धान के खेत के अंदर पानी प्रॉपर रखना है। उस टाइम बिल्कुल भी अपने को पानी सुखाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमने उस टाइम जब दाना भरने का टाइम है, दाना पकाव का टाइम है, उस टाइम यदि हम लोगों ने पानी सुखा दिया तो हमारे धान के फसल की पैदावार घट सकती है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, जब मैंने वो बात की है कि शुरुआती 60 दिन यानी कि 60 दिन से पहले पहले 2-3 बार खेत के अंदर सोका लगा लो यानी कि पानी सुखा लो, लेकिन 60 दिन के बाद
जो दाने भरने का टाइम है और दाने पकाव का जो टाइम है, तो उस टाइम हमें बिल्कुल भी पानी हम लोगों को नहीं सुखाना है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आगे बात सिंचाई यानी कि पानी की बात। अब आगे बात की फुटान का समय, कि हम कोई भी फुटान की जो चीज़ देना है वो कब देना है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 15 से 25 दिन का जो टाइम है धान के अंदर फुटान का बहुत बढ़िया टाइम होता है, कल्ले बढ़ाने का बहुत बढ़िया टाइम होता है। आप उस टाइम जो ये किस्त दे रहे हो 18 से 20 दिन की जो यूरिया की किस्त दे रहे हो, उसके साथ चाहे माइकोराजा है, जाइम है या इस प्रकार का कोई भी उत्पाद है जो कल्ले बढ़ाने के अंदर मदद करता है, तो हमें यूरिया के साथ प्रयोग करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जो टाइम मैंने आपको बताया कि 18 से लेकर 25 दिन के बीच में हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे बात फुटान के ऊपर। अब चौथी बात जो आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि सुंडी का अटैक। कि सुंडी दो प्रकार की आती है, गोब की सुंडी यानी कि तना छेदक, या दूसरी जो सुंडी आती है वो आती है पत्ता लपेट। तो दोनों का जो अटैक है, खासकर मैं बात करूंगा तना छेदक की। तना छेदक यानी कि गोब की सुंडी के जो अंडे हैं वो हमें धान की फसल के ऊपर हमें 30 से 35 दिन के ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं। भूरे भूरे रंग के क्या है कि अंडे होंगे जो रुई के अंदर लिपटे होंगे, पत्ती के ऊपर की साइड में हमें आसानी से दिख जाते हैं। जैसे ही हम खेत का अच्छी तरह निरीक्षण करेंगे, हमारे खेत के अंदर 30 से 35 दिन के अंदर अंदर ये जो मैं बता रहा हूँ अंडे दिखाई देना अपने को शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सही 7-8 दिन बाद वो अंडे सुंडी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और अपने धान की फसल के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। और यदि हमने इसका समय रहते ख्याल नहीं किया तो हमारे खेत के अंदर नुकसान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, खासकर गोब की सुंडी का कंट्रोल नहीं होने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है कि एक बार यदि गोब की सुंडी अपने धान के तने के अंदर प्रवेश कर गई तो उसके बाद कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो इसको कंट्रोल कर सके। तो किसान भाइयों, हमें 30 से 35 दिन के ऊपर, मैंने पहले ही बताया आपको कि जब धान की फसल अपनी 30 से 35 दिन की हो जाती है तो हमें कोई भी गोब की सुंडी यानी कि तना छेदक को कंट्रोल करने वाला दानेदार हमें अपने खेत के अंदर डाल देना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी तरफ आता है कि पत्ता लपेट के अंदर हमें जब दिखता है कि पत्ता लपेट का आक्रमण जब हमें धान की फसल के ऊपर दिखता है तो पत्ता मुड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पत्ता लपेट के लिए कोई भी मार्केट के अंदर जो स्प्रे आ रही है, लिक्विड स्प्रे जो आ रही है, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी स्प्रे ऐसी है जो पत्ता लपेट के लिए प्रयोग होती है और अच्छा रिजल्ट भी दे रही है, तो उनका प्रयोग करके हम पत्ता लपेट के आक्रमण को हम लोग रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, दोनों जो सुंडी है, चाहे वो तना छेदक गोब की सुंडी है, चाहे वो पत्ता लपेट है, दोनों ही 30% तक धान की फसल के अंदर नुकसान करके जा सकती है। इसलिए समय रहते हमें इनका कंट्रोल करना है। अब आगे बात, पांचवा जो पॉइंट है फंगस का अटैक। किसान भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंगस का जो अटैक है वो धान की फसल के अंदर 45-50 दिन के ऊपर दिखना अपने लोगों को शुरू हो जाता है, क्योंकि इस टाइम जब धान 45-50 दिन के आसपास है, मौसम के अंदर नमी बहुत होती है, उमस ज़्यादा होती है, और उस मौसम के अंदर जो शीत ब्लाइट का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा होता है कि तने के ऊपर अपने को धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। यदि हम उनका कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो क्या है कि वो धीरे धीरे शीत ब्लाइट नीचे से लेके ऊपर पत्तों तक फैल जाता है और पौधे की जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उससे हमारे जो आगे जो निसारा होना है यानी कि बल्ली का जो आना है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, इसका जो सही टाइम है, फंगस के अटैक का जो टाइम है वो 40 से 60 दिन का जो टाइम है धान रोपाई का, तो वो इसके लिए फंगस के लिए बढ़िया टाइम है। तो हमें इस टाइम जो 40 से लेकर 50 दिन के बीच में हमें कोई ना कोई एक अच्छी कंपनी का उल्लीनाशक यानी कि फंगीसाइड का प्रयोग लाजमी करना है। और इस दौरान हम फंगीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग पत्ता लपेट के लिए कोई ना कोई दवा हम इसके अंदर मिला सकते हैं। तो ये जो टाइम है 40 से 50 दिन के अंदर, कि 40 से 50 दिन के अंदर हमें एक फंगीसाइड और एक हमें कोई सुंडी के लिए कोई एक अच्छी दवा, दोनों को मिला के हमें प्रयोग करना है, ताकि जो हमारे आगे आने वाला जो शीत ब्लाइट का अटैक है वो रुक जाए और हमारे धान का पौधा जो है वो हरा भरा रहे। और छठी सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट जो बात है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि निसारे का टाइम, बल्ली निसारे का जो टाइम है, ये समय बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है कि बल्ली जब बाहर निकल रही है, बाहर निकलने से पहले
कोई भी आप यदि स्प्रे करना चाहते हो, चाहे आप वो फंगस से रिलेटेड कोई स्प्रे करना चाहते हो, चाहे आप वो पोषक तत्व यानी कि 13-0-45 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पोटास की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइप की कोई भी स्प्रे करना चाहते हो, बल्ली निकलने से 5-6 दिन पहले हमें वो दवा, चाहे वो फंगिसाइड कर रहे हो आप लोग, चाहे वो 13-0-45 यानी कि पोषक तत्वों की कोई स्प्रे कर रहे हो, तो वो हमें निसारे से 5-6 दिन पहले हमें कर देना चाहिए। वो ही जो दवा आप करोगे वो आपके धान के अंदर एक अच्छा बेनिफिट आपको दे के जाएगी। तो किसान भाइयों, जब निसारे का समय आएगा तो उस टाइम भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, तो उसके अंदर मैं आपको उस टाइम की सारी जानकारी उस वीडियो के अंदर दूंगा। ये जो 6 स्टेज है ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। 6 स्टेज के अंदर 6 प्रकार की जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि खाद, पानी और फुटान का जो समय है, सुंडी का अटैक कब होता है और फंगस का अटैक कब होता है, कि निसारे से पहले फंगस का अटैक कब होता है और किस फंगस का अटैक होता है, और लास्ट में 6ठे नंबर पे कि निसारे का जो समय है उससे पहले हमें कौन सी स्प्रे हमें करनी चाहिए, या मान लो कि वो स्प्रे किस टाइम पर करनी चाहिए। तो ये जो 6 चीज़ें मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसका थोड़ा सा यदि हम लोग इस हिसाब से चलेंगे तो आपके धान की फसल बिल्कुल बढ़िया रहेगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।